मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा कॉलेज में स्वागत है। आज हम पीरियड सेकेंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या विषय में भाषा एवं पठन अवबोध पर चर्चा करेंगे और पठन एवं पठन अवबोध जो बताया गया है उसमें पठन का अर्थ एवं उसका इतिहास पढ़ेंगे। पठन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संकेतों का कूटानुवाद किया जाता है जिससे एक अर्थ को स्पष्ट समझा जा सके। भाषा अर्जन में, संप्रेषण में, विचारों में एवं विचारों के आदान प्रदान आदि जो सभी प्रक्रियाएं हैं उनमें पठन क्रिया जो है वह प्रक्रिया एक साधन के रूप में बनाई जाती है। पठन प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु एवं पठनकर्ता के माध्यम से अंतः क्रिया स्थापित की जाती है जिससे यह एक जटिल क्रिया उभर कर सामने आती है जिसके कारण किसी भी पाठ्य वस्तु के भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं। पठन प्रक्रिया के लिए निरंतर अभ्यास एवं सुधार की आवश्यकता रहती है। यह एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके कोई निर्धारित नियम नहीं होते हैं, परंतु अभ्यास के द्वारा पठनकर्ता अपने अर्थापन को निरंतर विकसित कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। पठन का इतिहास जो है वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेखन आविष्कार जितना ही पुराना है, फिर भी औद्योगिक क्रांति से पूर्व तक संसार की अधिकतम जनसंख्या अशिक्षित या कम शिक्षित ही थी। पुराकालीन समाजों में जोर से अर्थात सस्वर पढ़ना ज्यादा प्रचलित था, जबकि शांत पठन क्रम प्रचलित था। ज्ञानोदय काल 16वीं से 17वीं शताब्दी के उपरांत कुछ विद्वानों द्वारा शांत पठन को अधिक प्रमुखता दी गई। इस काल में लेखन प्रक्रिया से संबंधित सदस्य समाज के अधिक सक्रिय एवं पठन करने वालों से श्रेष्ठ सदस्य माने गए तथा उनके लेख समाज के विकास के लिए अधिक उत्तरदायी उत्पाद के रूप में स्वीकार किए गए। अब है पठन प्रक्रिया के पद। पठन प्रक्रिया के पद, ठीक है। भाषा विशेषज्ञ बुझेन ने 1997 सामान्य पठन प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित पद बताए हैं, जैसे पहचान, पठन प्रक्रिया का आरंभ वर्णमाला के संकेतों का ज्ञान होने की क्रिया से हो सकता है। पठन का यह पद वास्तविक पठन से पूर्व ही तत्काल आरंभ हो जाता है। यदि हम किसी भाषा के संकेतों में वर्णमाला का ज्ञान नहीं रखते हैं तब पठन आरंभ नहीं हो सकता है। यानी संकेतों के द्वारा हम जब अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं तो हमें हर प्रकार की लिपि या वर्णमाला का ज्ञान स्वतः ही होना प्रारंभ हो जाता है। आत्मसातीकरण, ठीक है। वर्णमाला की पहचान के माध्यम से व्यक्ति शब्द पर दृष्टि डालते ही उसे मस्तिष्क द्वारा आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं और शब्दों वाक्यों को आत्मसात करते हुए
ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह होता है आत्मसातकरण करना। अब है एकीकरण। एकीकरण पठन का यह पद सामान्य अवबोध प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत दी गई सूचनाओं में संबंध स्थापित करना, अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान पर से जोड़ना या विश्लेषण आदि अनेक जटिल एकीकरण प्रक्रियाओं को सम्मिलित करना। अब है धारणा। पठन द्वारा प्राप्त सूचनाओं को अपनी स्मृति में रोककर रखने की जो प्रक्रिया है, धारणा कहलाती है। उत्तम पठन प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति की धारणा क्षमता की वृद्धि होती है। प्रत्यास्मरण संचित सूचनाओं को पुनः स्मृति में लाना और इसकी क्षमता प्रत्यास्मरण कहलाती है। पठन प्रक्रिया जितनी सुव्यवस्थित होगी, उतनी ही अधिक दूरगामी स्मरण क्षमता का भी विकास बढ़ेगा या होगा। इस प्रकार की व्यक्ति की पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का जब चाहे स्मरण कर उसका यथासमय प्रयोग कर सकता है व्यक्ति। अब है संप्रेषण। संप्रेषण सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका आगे संप्रेषण करना भी होता है। यदि व्यक्ति किसी पाठ्य वस्तु को पढ़कर उसका संप्रेषण करने योग्य नहीं है, तब उसका पठन ही अप्रभावी कहलाएगा। इसी प्रकार उत्तम पठन हेतु इन सभी पदों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। यह कहना उचित है कि प्रभावी पठन ही सफलता की कुंजी होता है। अब है पठन अवबोध। पठन अवबोध वह प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति पठन करने के लिए प्रेरित होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को पढ़ना, संसाधित करना एवं उनको समझना शामिल होता है। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि पाठ्य वस्तु का बोध तभी संभव है जब व्यक्ति पढ़ने, संसाधित करने व निष्कर्ष निकालने के गुणों व कौशल से परिचित हो। विषय वस्तु को समझने का स्तर, लिखित शब्दावली, व्यक्ति द्वारा उनका अर्थ समझने हेतु की गई उनकी जो मानसिक प्रक्रिया एवं विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान से संबंध करने की जो क्षमता पर उसके क्षमता पर निर्भर करता है। अवबोध एक संरचनात्मक बहुआयामी प्रक्रिया है, मुख्यतः 4 भाषा कौशलों पर निर्भर करती है। स्वर्गीय विज्ञान, वाक्य रचना, शब्दार्थगत तथा व्यवहारिकता या तथ्यात्मकता। छात्रों की पठन अवबोध में निपुणता उनके द्वारा शब्दों की तीव्र व सहज पहचान एवं उनके ज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। छात्रों के जो
पठन अवबोध है उनकी सफलता उनके विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान और सुविकसित भाषा ज्ञान तथा अर्थ एवं निष्कर्ष निकालने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करती है और यह सामग्री लिखित शब्दों में या फिर छात्रों के मस्तिष्क में सुस्पष्ट सुसंरचित ज्ञान के अवबोध से संबंधित जो प्रक्रिया है वह है जो पाठकों एवं लेखक के माध्यम से जटिल अंतःक्रिया को दर्शाती है। पठन अवबोध द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक विकास का निर्धारण भी किया जा सकता है। जो पठन अवबोध की प्रक्रिया के विकास के लिए सतत अभ्यास एवं सुधार आवश्यक होता है। अब पठन अवबोध के स्तर कितने प्रकार के बताए हैं या किस प्रकार से बताए गए हैं। पठन अवबोध की प्रक्रिया के मुख्य दो स्तर बताए गए हैं। एक है निम्न स्तर, दूसरा है उच्च स्तर। दो स्तर हैं। अवबोध प्रक्रिया में निम्न स्तर पर संरचनात्मक एवं स्वामिक अभिज्ञान वाक्य की प्रसंस्करण शब्द संरचना है। वहीं दूसरे जो उच्च स्तर है उसमें शब्दार्थगत प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है और जो संकेतों के कूटनावाद से प्राप्त होता है। किसी भाषा का पठन अवबोध किसी बालक के विकास की आयु एवं उसके मानसिक स्तर के विकास के अनुरूप होता है। पठन एवं पाठ्य अवबोध का महत्व। पठन एवं पाठ्य अवबोध का महत्व। पाठ्य वस्तु की जो अवबोध है उनकी व्याख्या करना कठिन कार्य होता है। सामान्य अर्थों में यह कहा जा सकता है कि जो पाठ्य अवबोध है एक सामान्य संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसमें विचारों का संप्रेषण शब्दों के माध्यम से लेखक के मस्तिष्क या पाठक के मस्तिष्क की ओर होता है, जिसके कारण यह प्रक्रिया और भी जटिल प्रक्रिया बन जाती है क्योंकि विचारों का जो संप्रेषण है सीधे न होकर कई बाधाओं के माध्यम से होता है। उदाहरणतः लेखक के मस्तिष्क में नवीन विचार आने से वह उसे उचित शब्दों एवं वाक्यों की संरचना करते हुए लिखित रूप देता है। वहीं लिखित रूप पाठक के सम्मुख आने पर पाठक लेख में आए शब्दों का कूटानुवाद करते हुए उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच की विचारधाराओं का एक संयोग है जो पठन अवबोध का महत्व साबित करता है। यहाँ पर लेखक के मस्तिष्क के अपने विचार हैं जो वह अपनी इच्छा से उन्हें लिखकर रखता है और दूसरी ओर व्यक्ति है जो इस लिखित रूप विचार को पढ़कर उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में लेखक के विचार के मूलाभाव में कुछ बदलाव आने पर संप्रेषण दोषपूर्ण होने का भी भय रहता है। यह संप्रेषण जितना अधिक सटीक है वह दोष मुक्त होगा उतना ही उत्तम पठन अवबोध माना जाएगा। इस प्रकार पठन अवबोध का मानव विकास में अत्यधिक महत्व है और जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एक नंबर पे उन्होंने बताया है कि पाठ्य अवबोध जो प्रक्रिया है व्यक्ति की भाषा को परिष्कृत करती है एवं भाषा पर निपुणता स्थापित करती है। वहीं छात्रों द्वारा पाठ्य सामग्री का विस्तृत बोध करने से भाषा में उच्च
जिससे कि वह किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अर्थ उसी संदर्भ में समझ सके जिस संदर्भ में उन अर्थों का प्रयोग हुआ है, या वह लेखक वहां पर अपने शब्दों के द्वारा आपको क्या समझाना चाहता है। वहीं उन्होंने चौथे नंबर पर बताया है, पाठ्य अवबोध करने से व्याकरण, शब्दकोश एवं अनजान शब्दों का जो कूटानुवाद है करने की जो क्षमता है का विकास होना भी शुरू होता है। व्यक्ति के लेखन क्षमता का विकास एवं सुधार करते हुए उसे अधिक परिष्कृत रूप प्रदान करने में भी पठन अवबोध की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब नंबर 6 पे, बिना पाठ्य बोध प्रक्रिया को अपनाए कोई भी व्यक्ति अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मातृभाषा से भिन्न भाषा सीखने में भी पाठ्य बोध प्रक्रिया की विशेष भूमिका होती है, जो सभी प्रकार की भाषाओं के सीखने में हमारी मदद करती है। अब 7वें नंबर पे है, पठन बोध एवं छात्रों द्वारा अर्जित शब्दकोश के मध्य घनिष्ठ संबंध है। शब्दों का उच्चारण, अर्थापन वह पहचान करने की किसी भी पाठ्य वस्तु के अर्थापन के लिए महत्वपूर्ण यह योग्यता पाठ्य अवबोध के माध्यम से निरंतर सुविकसित होती है। यह पठन अवबोध के जो निम्नलिखित बिंदु दिए हैं उसके महत्व को स्पष्ट करने के उनमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब पठन अवबोध के शिक्षण की आव्यूह रचनाएं। पठन अवबोध, पठन अवबोध के शिक्षण की रचनाएं। ठीक है, पठन अवबोध के कुशल अध्यापन के लिए आव्यूह रचनाएं सहायक सिद्ध होती हैं। छात्र पठन के मध्य अधिक सक्रिय रहते हैं। पाठ्य सामग्री का सुव्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण अवबोध की करने की योग्यता प्राप्त करने में सफल होते हैं। जैसे कि C.R. एडलर के द्वारा पठन अवबोध के लिए अनुसंधान पर आधारित 7 व्यूह रचनाएं प्रस्तुत की गई है, जो निम्नवत से बताई गई हैं। अवबोध निरीक्षण अनुश्रवण आव्यूह है। नंबर 2 है अवबोध जागरूकता आव्यूह। नंबर 3 है रेखा चित्र एवं शब्दार्थगत संगठक आव्यूह, प्रश्नोत्तर शब्द आव्यूह। और नंबर 5 पे है प्रश्न निर्माण आव्यूह। नंबर 6 है पाठ्य वस्तु संरचना पहचान आव्यूह। और नंबर 7 पर है सारांशीकरण आव्यूह। ये 7 रचनाएं बताई गई हैं जो पठन अवबोध के शिक्षण की आव्यूह रचनाएं मानी गई है। इनका जो भी इन्होंने विस्तार से विवेचन किया गया है वह निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पठन अवबोध के शिक्षण की आव्यूह रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते